तो कल हम लोगों ने बात कर लिया था कि धातुओं के भौतिक संगठन क्या होते हैं, उनका कलर वगैरह क्या होता है, उपधातुएं क्या होती हैं, मल क्या होते हैं। आज हम लोग एक एक धातु के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे रस धातु की। रस धातु जो है, जो लगातार गतिशील होता है उसे रस धातु कहते हैं। तो इसके निरुक्ति में रस गतो धातु, गतो मतलब जो गतिशील हो। एक तो निरुक्ति ये होती है। दूसरी निरुक्ति रस धातु की अ है, र है, गच्छितो रसा। अ है, र है, गच्छितो रसा, यानी कि जो संपूर्ण शरीर में गतिमान हो। जो संपूर्ण शरीर में गतिशील हो उसे रस कहते हैं। उसे रस कहते हैं। रस कैसे बनता है, तो कल इसके बारे में बात कर लिए थे हम लोग। ये आहार पाचन के उपरांत रस धातु की उत्पत्ति होती है। रस का भौतिक संगठन बात कर लिया गया था कि मुख्य रूप से जल महाभूत का बना होता है। रस धातु की उपमा जो दी गई है, शब्द की भांति तिर्यक, शब्द की भांति तिर्यक, अर्ची, अर्ची की भांति अर्ची यानी कि जल की भांति अधोगति, और अग्नि की भांति ऊर्ध्वगति। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग ब्लड सर्कुलेशन अगर देखें, तो ब्लड सर्कुलेशन में ऐसा तो है नहीं केवल ब्लड सर्कुलेशन ऊपर की तरफ होता हो या नीचे की तरफ होता हो। ब्लड सर्कुलेशन चारों दिशाओं में होता है। जैसे कि हार्ट है, यहाँ से निकलने वाला जो अरोटा होता है, वो अरोटा नीचे की तरफ जाके एब्डोमिनल अरोटा बन जाता है, यानी कि पेट में जो अरोटा होता है। तो यहाँ से देखें तो दिल से नीचे की तरफ रक्त का संवहन होता है। रक्त मतलब उसमें प्लाज्मा होगा, वो प्लाज्मा क्या है, रस धातु है। तो उसका नीचे की तरफ, यानी कि ये जल की भांति, जैसे पानी आप अगर डालिए कहीं पर, तो पानी क्या झरने में देखिए, झरने में पानी नीचे की तरफ गिरता है, उसकी भांति रस धातु अधोगति होती है। और इसी अरोटा में ऊपर की तरफ जुगुलर आर्टरी वगैरह निकल के जाती हैं और वो ब्रेन को रस पहुंचाती हैं। तो ये अग्नि जैसे जलाते हैं, तो अग्नि जब जलती है तो ऊपर की तरफ गति करती है, तो ये अग्नि की भांति ऊर्ध्व गति करती है। इसके अलावा
यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन जो निकलती हैं, तो ये फेफड़े में रक्त ले जाती है पल्मोनरी आर्टरी। तो ये तिर्यक, तिर्यक मतलब तिरछा। तो रस धातु का शरीर में जो भ्रमण है वो शब्द, अर्ची और अग्नि की भांति होता है। नेक्स्ट, रस धातु के स्थान। रस धातु का स्थान हृदय माना गया है। रस धातु का स्थान हृदय माना गया है और हृदय से 24 धमनियां निकलती हैं। ये आयुर्वेद का कथन है। सुश्रुत के अनुसार हृदय से 24 धमनियां निकलती हैं। ये जो 24 धमनियां होती हैं, इसमें 10 और 4 तिरछी होती हैं, त्रियक। और इन्हीं धमनियों में रस संवहन होता है। इन्हीं से निरंतर रस संवहन होता है। नेक्स्ट, और ये जो रस संवहन होता है, यहाँ नीचे लिख ले, बयान वायु, बयान वायु द्वारा ये संपूर्ण शरीर में रक्त संवहन होता है। नेक्स्ट लिखें, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रस निमित्त एवं स्थौल्यम कार्स्यम च। सुश्रुत का कथन है, रस निमित्त यानी कि निमित्त मतलब कारण, स्थौल मतलब मोटापा और कार्स मतलब दुबलापन। तो मोटापा और दुबलेपन का जो कारण है, वो कारण क्या है? रस धातु। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर का जो मोटापा और दुबलापन है, ये किसके कारण से होता है? रस धातु के कारण होता है। नेक्स्ट, रस क्षय के लक्षण और वृद्धि के लक्षण। रस धातु जब शरीर के अंदर क्षय हो जाती है यानी कि कम हो जाती है, तो उसके लक्षण क्या होंगे? और बढ़ जाएगी तो उसके लक्षण क्या होंगे? तो जब रस धातु शरीर के अंदर क्षय हो जाती है तो घटते, घटते, घटते में क्या होता है? जैसे कोई हिला रहा हो। सहते शब्दम ना उच्च द्रवती
सूल्यते हृदय ताम्यति स्वा अल्पचेष्टा स्वा अल्पचेष्टस् अपि तो रस है होने से शरीर में घटते घटते सहते शब्दम और सहते शब्दम ना उच्च द्रवती। उच्च द्रवती यानी कि ऊंचे शब्दों को ऊंचे शब्दों को सुनने के प्रति असहिष्णु। असहिष्णु मतलब इंटॉलरेंस। जैसे अगर किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर रस धातु कम है तो उसके बगल में अगर कोई व्यक्ति बोलेगा तेजी से तो उसको बहुत बुरा लगेगा, बहुत वो सहन नहीं कर सकता है, वो लड़ने लगेगा कि भैया इतनी तेजी से मत बोलो। तो सहते शब्दम ना उच्च द्रावती यानी ऊंचे शब्दों को जब कोई तेज बोलेगा तो वो उसको सहन नहीं कर सकता है। उसके बाद में हृदय तामती। हृदय तामती जैसे कोई हृदय को हिला रहा है। और स्व अल्पचेष्टा, अल्पचेष्टा वाला, स्व अल्पचेष्टा, अल्पचेष्टा वाला। देखिए इसमें से जब क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा तो या तो इस तरह से बनेगा कि निम्नलिखित में से रस क्षय के लक्षण हैं। तो उसमें हो सकता है घटते ऑप्शन में दिया हो, या हृदय तामती दिया हो, या स्वल्प चेष्टा दिया हो, या ऑल लिखा हो, इस सभी। या क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि जैसे लिखा हो हृदय ताम्यति निम्नलिखित में से किस प्रकार के कौन से धातु क्षय का लक्षण है। नीचे रस रक्त मांस क्षय लिखे होंगे तो उसमें रस। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। यहाँ पर एक पॉइंट नीचे और लिख लेंगे, ये तो चरक का श्लोक है। सुश्रुत का एक पॉइंट है, हृदय पीड़ा हृदय पीड़ा कंप शून्यता तृष्णा हृदय पीड़ा कंप शून्यता तृष्णाचा। तो सुश्रुत के अनुसार नीचे हिंदी लिख लेंगे आप लोग कि हृदय में पीड़ा, कंप मतलब कंपन, और सब कुछ ये लक्षण सुश्रुत के अनुसार है। रस लक्षण देखें तो जब रस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा शरीर के अंदर तो हृदय उत्क्लेद, हृदय उत्क्लेद, हृदय उत्क्लेद मतलब नाउजिया, उसको जी मतली होगी। प्रसेक, प्रसेक कहते हैं लार टपकना, एक्सेस सलाइवेशन। प्रसेक
तो ये लक्षण वहां पर मिलेंगे। इसके अलावा शरीर में भारीपन भी लगेगा, गौरव, उसको श्वास कास यानी कि सांस फूलने की बीमारी हो जाएगी, श्वास कास, और अति निद्रा, बहुत नींद आएगी उसे अगर रस धातु शरीर के अंदर बढ़ जाए तो। तो ये सारे लक्षण वहां पे। नेक्स्ट, सार। शरीर के अंदर अष्टविध सार होते हैं। सार का मतलब होता है प्योरेस्ट फॉर्म, किसी का बहुत ही उत्तम या प्योर फॉर्म बनता है तो उसे सार कहा जाता है। तो अष्टविध सार का वर्णन आचार्यों ने दिया है। अष्टविध सार का मतलब क्या है कि त्वक सार, त्वक सार, फिर उसके बाद में रक्त सार, मांस सार, मेद सार, अस्थि सार, मज्जा सार, शुक्र सार। तो ये तो हो गई 7 धातुएं हो गई, तो 7 ये सार होगा। एक सार और है ओज सार। सर त्वक सार क्या है? क्या करें बेटा? त्वक सार क्या है? त्वक अभी बता रहे हैं, पहले लिख तो लो। त्वक सार रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और ओज सार। ओज सार लिखे, सप्त सार लिखे, सप्त सार। ये 8 प्रकार के सार होते हैं। सार मतलब प्योरेस्ट फॉर्म। अगर किसी के अंदर रक्त बहुत अच्छा है वो रक्त सार कहलाएगा। मांस अगर किसी के अंदर बड़ा अच्छा है तो मांस सार। ये 8 प्रकार के सार हैं, लेकिन यही ब्रैकेट में लिख लेंगे। आचार्य काश्यप ने 9 सार बताए, 8 तो यही है, एक एक्स्ट्रा बताया ओज सार, एक एक्स्ट्रा क्या बताया? ओज सार। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब सार हम पढ़ रहे हैं तो जो धातुएं हैं 7, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इसमें से केवल रस सार नहीं बताया गया है। रस सार के स्थान पर क्या बताया गया है? सबसे पहले त्वक सार बताया गया है। वैसे भी जिसके शरीर के अंदर रस अगर अच्छी मात्रा में होगा तो उसकी स्किन ग्लो करेगी, तो इसीलिए रस सार न बताकर त्वक सार बताया गया है। बाकी सारी धातुएं हैं और सत्व सार है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग जब रस धातु पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर रस सार के लक्षण पढ़ लेते हैं। त्वक सार के, त्वक सार के लक्षण, तो जो इंपॉर्टेंट लक्षण है केवल वही लिखेंगे हम लोग। त्वक सार वाला सार व्यक्ति, क्या कह रहे हैं? सर रस को ही त्वक बोला है क्या सार में? हाँ, रस को ही त्वक सार बोला है। तो इसमें त्वक सार के लक्षण में उस व्यक्ति की जो स्किन है, त्वचा है, उस व्यक्ति की जो त्वचा है वो स्निग्ध यानी कि चिकनी होगी। स्निग्ध, श्लक्षण, श्लक्षण मतलब चिपचिपी, मृदु होगी, मुलायम, प्रसन्न होगी। प्रसन्न का मतलब स्किन उसकी ग्लो करेगी।
तो ये उसकी स्किन होगी। इसके अलावा वो व्यक्ति सुख, सौभाग्यशाली, सुख, सौभाग्यशाली, ऐश्वर्य, उसके अंदर बुद्धि, विद्या, आरोग्य, ये लक्षण होंगे। तो त्वकसार व्यक्ति जो है उसकी स्किन, उसकी स्निग्ध होगी, सुलक्षण होगी, मृदु है, प्रसन्न है, और वो सुखशाली, सौभाग्यशाली, ऐश्वर्यवान, बुद्धि और विद्या और आरोग्य उसके अंदर होगा। सुलक्षण मतलब? इस सार को पहचानना है। तो उसकी कैसे पहचानोगे? लक्षण नहीं, जो स्निग्ध के बाद आपने लिखवाया सलक्षण। सुलक्षण, लक्षण, अच्छा सुलक्षण पूछ रहे हो। सुलक्षण का मतलब होता है जैसे चिंगम आप लोग चबाते हो तो वो थोड़ा सा चिपचिपा जैसे हो जाता है, वही सुलक्षण होता है। नेक्स्ट, रस धातु को प्लाज्मा से कोरिलेट करते हैं। आपके शरीर के अंदर जो ब्लड होता है, ब्लड मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित होता है। पहले तो ब्लड बना इससे होता है, इसकी डेफिनेशन भी इम्पोर्टेंट है। ब्लड कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू इन फ्लूइड फॉर्म। कनेक्टिव टिश्यू इन फ्लूइड फॉर्म का मतलब है कि ब्लड जो होता है उसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, लेकिन चूंकि उसमें प्लाज्मा इतना ज्यादा होता है कि वो सेल्स दूर दूर हो जाते हैं, फ्लूइड यानी कि द्रव के रूप में ब्लड रहता है। ब्लड को फ्लूइड ऑफ ग्रोथ और फ्लूइड ऑफ हेल्थ कहते हैं, भी कहते हैं। ब्लड का अगर हम बात करें कलर कैसा होता है, तो ब्लड का कलर होता है अलग अलग होता है। जैसे आर्टेरियल ब्लड जो होता है ये होता है, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा जो धमनी में ब्लड होता है उसमें ज्यादा होता है, इसीलिए वो ब्लड है स्कारलेट रेड। जिस कलर से मैं लिख रहा हूँ इसी तरह का होता है, स्कारलेट रेड। और जो वीनस ब्लड होता है, वीनस ब्लड यानी कि जो सिरा में होता है उसका जो कलर होता है वो पर्पल रेड होता है। जिस तरह ये लिख रहा हूँ उसी कलर का लगभग थोड़ा। इसका कारण क्या होता है पर्पल रेड का? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि वेन्स में कार्बन डाइ ज्यादा होता है, इसी कारण कलर होता है वो। ब्लड होता कि वॉल्यूम की बात करें
लगभग जो है 5 लीटर होता है। न्यू बॉर्न बेबी, न्यू बॉर्न बेबी के अंदर लगभग 450 ml ब्लड होता है और फीमेल के अंदर 4.5 लीटर होता है। ब्लड थोड़ा कम होता है, हालांकि फीमेल इतना खून पी जाती हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर ब्लड इसलिए कम होता है क्योंकि आदमी लोग क्या करते हैं, उनका खून जलाते रहते हैं। घर में अगर पति पत्नी है तो क्या है, पत्नी का कभी ये सामान सही नहीं रखा, कभी वो, तो खून जलता ही तो रहता है, कभी सासू माँ से, कभी कहाँ से, कभी, तो इसीलिए आधा लीटर खून जो है वो महिलाओं में कम हो जाता है। ब्लड की पीएच की बात करें तो 7.4, लेकिन अगर रेंज की बात करें तो 7.35 से लेके 7.45 तक इनका पीएच होता है। हल्का सा बेसिक होता है, स्लाइटली बेसिक, स्लाइटली बेसिक होता है। 7 के ऊपर यानी कि 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये जो पीएच हैं ये एसिडिक नेचर के होते हैं। 7 वाला न्यूट्रल होता है और 7 के आगे जितने पीएच होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। और ये एक तरीके का जो ब्लड होता है वो बफर सिस्टम होता है। बफर सिस्टम का मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें 1 या 2 बूंद एसिड या बेस की मिला भी दी जाए तो उसका पीएच चेंज ना हो, ऐसे सिस्टम को, ऐसे सॉल्यूशन को बफर सॉल्यूशन कहलाता है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी देखें तो ब्लड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो टोटल ब्लड की अगर देखें ये होती 1.052 से लेके 1.061 तक। बात करें तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.022 से और अगर हम बात करें केवल डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट की तो 1.092 से लेकर 1.101। स्पेसिफिक ग्रेविटी ब्लड की 1 पॉइंट टोटल ब्लड की 1.052 से 1.061 और जो प्लाज्मा होता है उसकी 1.022 से 1.026 होता है और ब्लड सेल जो होते हैं उनकी 1.092 से 1.101 तक होती है। तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का मतलब उसमें विस्कस कितना होता है तो 5 गुना ज्यादा गाढ़ा होता है। विस्कस का मतलब गाढ़ा, 5 गुना ज्यादा देन वाटर, वाटर से 5 गुना ज्यादा गाढ़ा होता है। ब्लड का कंपोजिशन देखें, 2 पार्ट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड सेल। दूसरा पार्ट है ब्लड सेल्स का। प्लाज्मा अप्रोक्सीमेटली 55% होता है और ब्लड सेल
अप्रॉक्सीमेटली 45% तक होते हैं। ब्लड सेल के अंतर्गत आरबीसी, जिसको हम बोलते हैं इरेथ्रोसाइट, जिसको हम बोलते हैं इरेथ्रोसाइट। दूसरा है डब्ल्यूबीसी, इनको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट। और तीसरा है प्लेटलेट्स, इसको बोलते हैं हम लोग थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट, जैसे देखें डेंगू बुखार किसी को हो जाता है तो डेंगू बुखार में क्या होता है, प्लेटलेट कम हो जाते हैं, तो वहां थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या पीनिया मतलब कम। बताओ नेक्स्ट, प्लाज्मा। कैसे ये डिसाइड करते हैं कि प्लाज्मा क्या है, तो देखिए एक होता है, ये जो पूरी वैल्यूज हैं ब्लड सेल, इनको सारी को हम लोग बोलते हैं हेमाटोक्रिट। हेमाटोक्रिट या ब्लड सेल। कैसे निकालते हैं, तो एक हम टेस्ट ट्यूब लेते हैं, इस टेस्ट ट्यूब में ब्लड भर के रख देते हैं, इसके अंदर क्या है, ब्लड है। फिर इसको क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब को 3000 आरपीएम का मतलब होता है राउंड पर मिनट, तो 3000 राउंड पर रेजोल्यूशन पर मिनट, रेजोल्यूशन का मतलब भी राउंड होता है, तो 3000 आरपीएम वाली मशीन, यानी कि एक ऐसी मशीन जो 1 मिनट में 3000 बार घूम सकती हूँ और 30 मिनट तक 30 मिनट तक इसको उसी में लगा देते हैं, 30 मिनट तक। तो जैसे घर में मिक्सी होती है ना, मिक्सी चलती है, वैसे ही ये टेस्ट ट्यूब जो है उसमें लगा दी जाती है और ये आधे घंटे तक लगा के छोड़ दिया जाता है। फिर ये जो टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब का अंदर जो ब्लड हमने भरा था, उस ब्लड में देखेंगे तो नीचे की साइड में एक थिक लेयर बन जाएगी, नीचे की साइड में एक थिक लेयर बनेगी और इसके बीच में हल्का सा एक वाइट लेयर जैसा दिखेगा, एक वाइट लेयर जैसा दिखेगा और उसके ऊपर जो है वाटरी लेयर दिखेगी, उसके ऊपर कैसा है, वाटरी। तो ये ऊपर का जो 55% हिस्सा होता है और ये कलरलेस होता है, वाटरी होता है, यही प्लाज्मा होता है। बीच में जो इसकी लेयर है, वो लेयर डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट की होती है, और ये जो नीचे की पूरी लेयर है, ये नीचे की पूरी लेयर, इसको बोलते हैं पीसीबी, पैक्ड सेल वॉल्यूम, और ये होता है 45%, और इसी को बोलते हैं हेमाटोक्रिट, जिसके अंदर ये सारी सेल आती हैं जो ऊपर लिखी है। जिसको वीडियो नहीं सो रही वो लेफ्ट होके दोबारा ज्वाइन कर ले, उसको वीडियो शो हो जाएगी। प्लाज्मा के बारे में देखें, वीडियो नहीं आ रही क्या किसी को, किसी को भी नहीं दिख रही? दिख रही है सर। ठीक है, जिसको नहीं दिख रही तो वो लोग अपना लेफ्ट होके ज्वाइन करें। नेक्स्ट, प्लाज्मा के बारे में देखें,
तो प्लाज्मा जो होता है वो स्ट्रा कलर होता है। स्ट्रा मतलब जैसे भूसा होता है उसी के कलर का होता है। प्लाज्मा में सॉलिड पार्ट होता है, सबसे पहले लिखिए, इसमें सबसे ज्यादा होता है वाटर, 92 से 93% तक वाटर होता है। फिर उसके बाद में इसमें कुछ सॉलिड पार्ट्स होते हैं, लगभग 7 से 8% सॉलिड पार्ट होता है, और गैसेस होते हैं। गैसेस में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजनस गैसेस हैं, ये गैसेस होती हैं। इसमें जो सॉलिड पार्ट होता है, ये सॉलिड पार्ट दो भाग होते हैं। एक इसमें ऑर्गेनिक पार्ट होता है और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक पार्ट। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक किसे कहते हैं? जिस तत्व में कार्बन पाया जाता है उसे ऑर्गेनिक पार्ट कहते हैं, और जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता उसे इनऑर्गेनिक कहते हैं। तो सिंपल सा इनऑर्गेनिक में क्या हो जाएगा, जितने भी मिनरल से सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयोडीन, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फास्फेट, ये सारी चीजें इसमें मिलती हैं। आयरन है, कॉपर है, आयरन, कॉपर, ये सारी चीजें यहाँ मिलती हैं। ऑर्गेनिक पार्ट में बहुत सारे पार्ट होते हैं। नंबर 1 ऑर्गेनिक पार्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन लगभग 3 ग्राम पर डीएल, मतलब 1 लीटर में लगभग 7.3। अब देखो मैंने 7.3 लिखा, तो इसका इससे ज्यादा कम नहीं हो सकता, 7 से 8 ये नॉर्मल वैल्यू हो सकती है। अगर एवरेज देखें तो ये 6.4 से लेके 8.3 ग्राम डीएल तक नॉर्मल मान सकते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन 3 होती है मुख्य रूप से, एल्बुमिन, एल्बुमिन जो होते हैं वो 4.1 ग्राम पर डीएल, ये एल्बुमिन होता है। दूसरा ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन इसकी मात्रा होती है 2.3 ग्राम पर डीएल। और जो तीसरी होती है फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, और ये 0.3 ग्राम पर डीएल, काफी इंपॉर्टेंट वैल्यू है। देखिए इसमें एल्बुमिन प्रोटीन जो होती है वो कैरियर, यानी किसी को इधर उधर ले जाने का काम करती है, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करती है। ग्लोबुलिन प्रोटीन में गामा ग्लोबिन जो आपकी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, और फाइब्रिनोजन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है लिख लें, ऑन्कोटिक प्रेशर, ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड मेंटेन मेंटेन ड्यू टू एल्बुमिन। एल्बुमिन, एल्बुमिन प्रोटीन जो होती है, जैसे आपने अंडा खाया होगा तो वो अंडे का जो व्हाइट वाला पार्ट होता है वो एल्बुमिन प्रोटीन ही होती है। और ये
गर्म करने पर जम जाती है। जैसे अंडा अगर आप कच्चा फोड़िए तो अंदर लिक्विड जैसा दिखेगा, लेकिन अंडा जब आप उबाल दीजिए तो वो अंदर से व्हाइट जम जाता है। तो एल्बुमिन प्रोटीन, अगर इसका एक प्रयोग भी करते हैं, जैसे अगर किसी के मूत्र में, यूरिन में एल्बुमिन प्रोटीन आ रही है कि नहीं आ रही है, ये जानने के लिए उसके मूत्र को टेस्ट ट्यूब में लेकर और गर्म करते हैं। गर्म करेंगे, अगर प्रोटीन एल्बुमिन उसके मूत्र में आ रही है तो जो यूरिन होगा वो व्हाइट कलर का हो जाएगा। एल्बुमिन प्रोटीन लीवर में बनती है, और इसीलिए अगर किसी का लीवर खराब हो जाए तो उनके अंदर एल्बुमिन प्रोटीन की कमी हो जाएगी और उसके अंदर ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। इसके कारण से उसके पूरे शरीर में पानी भरने लगेगा, जैसे पेट में पानी भर जाता है। तो देखे, कई बार आपने देखा भी होगा, एसाइटिस के जो पेशेंट होते हैं जिनको लीवर सिरोसिस हो जाती है, या हेपेटाइटिस बी बहुत लंबे समय तक होती है, जॉन्डिस हो जाती है, तो उन पेशेंट में पेट में पानी वगैरह भरता है, हाथ पैर में सूजन आ जाती है, तो वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनके अंदर एल्बुमिन प्रोटीन कम हो जाती है। तो ये प्रोटीन उनके अंदर चढ़ाई जाती है, बड़ी महंगी आती है। तो एक तो प्लाज्मा प्रोटीन हो गए, दूसरा इसमें क्या होगा, अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड तो एक एसेंशियल टाइप के होते हैं, और दूसरे हैं नॉन एसेंशियल। एसेंशियल है, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। अगर पूरे अमाइनो एसिड देखा जाए तो 22 अमाइनो एसिड हमारे शरीर में होते हैं। 22 प्रकार के अमाइनो एसिड हमारे शरीर में होते हैं, और 24 प्रकार के मिनरल्स होते हैं। बाकी और भी बहुत सारी चीजें ब्लड में होती हैं, जैसे फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, हार्मोन है, एंजाइम है, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखें, कुछ नॉर्मल वैल्यू लिख लें। कुछ नॉर्मल वैल्यू में एक तो लिख लें, ग्लूकोज कितना होता है, 100 100 to 120 मिलीग्राम पर डीएल, ये नॉर्मल वैल्यू होती है, मिलीग्राम है। सीरम या क्रेटिनिन लिख लें, क्रेटिनिन। क्रेटिनिन जो है ये 0.05 से लेके 1.5 मिलीग्राम पर डीएल, ये नॉर्मल वैल्यू है। क्रेटिनिन अगर किसी किडनी खराब हो जाती तो बढ़ने लगता है। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल अप टू 200 मिलीग्राम पर डीएल तक नॉर्मल है, इसके ऊपर एबनॉर्मल है। बिलीरुबिन 0.5 से लेकर 0.5 मिलीग्राम पर डीएल, इसके ऊपर होगा तो जॉन्डिस कंडीशन में बढ़ जाएगी। सोडियम, ब्लड में सोडियम 135 मिली इक्विवेलेंट से लेके 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। पोटेशियम, पोटेशियम 3.5 से लेके 5.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। सोडियम नर्व कंडक्शन में काम आता है, अगर सोडियम जो है कम हो जाएगा तो उसका दिमाग वगैरह ये सब काम नहीं करते हैं।
दिमाग में सूजन भी आ सकती है। पोटेशियम पोटेशियम जो है वो हार्ट बीट, जब दिल धड़कता है तो उसका जो एसए नोड होता है वहां पर पोटेशियम ही होता है, वही करंट जनरेट करवाता है। अगर पोटेशियम बहुत ज्यादा हो जाए शरीर में तो दिल धड़कना बंद कर देगा, क्योंकि ये पोटेशियम एसए नोड पे जाता है और उसे ब्लॉक कर देता है, फिर दिल नहीं धड़केगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि ऑपरेशन होते हैं, दिल के ऑपरेशन जो होते हैं, ओपन हार्ट सर्जरी, तो उसमें यही किया जाता है, ये पोटेशियम बहुत ज्यादा उसके हार्ट में डाल दिया जाता है, और पोटेशियम इतना ज्यादा डाल देते हैं कि उसका हार्ट बीट रुक जाती है, अब दिल धड़केगा नहीं। और जैसे ऑपरेशन खत्म हो जाता है उसके बाद में उसमें फ्रेश ब्लड उसके दिल में डाल देते हैं, तो ये पोटेशियम जैसे धुल देते हैं ना, पोटेशियम वैसे धुल जाता है, अलग हट जाता है, फिर दिल धड़कना शुरू कर देता है। तो एक प्रकार से आदमी मर जाए फिर जिंदा हो जाए, ऐसी कहानी होती है ओपन हार्ट सर्जरी में। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। 1.2 से 2.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। क्लोराइड 100 to 110 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, सीरम क्या है? सीरम तो प्लाज्मा, अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया प्लाज्मा, और प्लाज्मा में से क्या करिए आप, फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल दें तो ये बन जाएगा सीरम। तो प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन। जैसे आप देखते होंगे किसी को चोट लग जाए, चोट लगने के स्थान पर फिर पपड़ी पड़ जाती है, वो जो पपड़ी बनती है वो फाइब्रिनोजन प्रोटीन की ही बनती है। और जब वहां से देखिए कभी कुछ हल्का सा वाटरी सिक्रीशन होता है तो वो सीरम होता है, क्योंकि वहां पर फाइब्रिनोजन प्रोटीन जम चुकी है और सीरम जो है वो बाहर सिक्रीट होता है। तो प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन हटा दीजिए तो वो सीरम बन जाता है। नेक्स्ट देखिए फंक्शन ऑफ ब्लड। फंक्शन ऑफ ब्लड, तो पहला तो न्यूट्रिशन, क्योंकि ब्लड के अंदर क्या होते हैं, सारे मल्टी मिनरल्स होते हैं, ग्लूकोज होता है, न्यूट्रिशन देता है। रेस्पायरेशन में पार्टिसिपेट करता है, ऑक्सीजन और CO2 को कैरी करता है। तीसरा एक्सक्रीशन करता है, एक्सक्रीशन यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, इनको बाहर। चौथा ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन एंड एंजाइम, हार्मोन एंड एंजाइम। तो हार्मोन और एंजाइम जो है वो ब्लड से ही कैरी किए जाते हैं। जैसे एक हार्मोन होता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये कहाँ से निकलता है, तो ये पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, और पिट्यूटरी से निकलता है, और इसका काम कहाँ होता है, इसका काम होता है थायराइड में, थायराइड ग्लैंड को एक्टिव करता है, ब्लड के रास्ते से ही आता
तो ये हो गए ब्लड के काम। इसके आगे रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, नेक्स्ट रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, स्टोरेज फंक्शन। ये मेन एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है। स्टोरेज फंक्शन में प्रोटीन का स्टोर करता है, प्रोटीन ग्लूकोज का स्टोर रखता है, फैट का स्टोर रखता है। और डिफेंसिव फंक्शन, प्रतिरक्षा तंत्र, डिफेंसिव फंक्शन में इसमें WBC होते हैं, गामा ग्लोबिन्स होते हैं, जो प्रतिरक्षा तंत्र का काम करते हैं। नेक्स्ट रक्त धातु, रक्त धातु, रक्त धातु रंजक पित्त रस धातु जो होती है, इसके ऊपर रंजक पित्त काम करता है और ये रंजक पित्त रस को रंग कर रक्त धातु बनाता है। और ये क्रिया कहाँ होती है? तो ये क्रिया सुश्रुत के अनुसार होती है यकृत और प्लीहा में, और अष्टांग हृदय या वाग्भट लिख लें। वाग्भट के अनुसार ये क्रिया कहाँ होती है? आमाशय में। तो इस प्रकार से रस से रक्त की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट विशुद्ध रक्त का स्वरूप। बहुत इंपॉर्टेंट है। शुद्ध रक्त कैसा होता है? चरक के अनुसार देखें तो अपनी इंद्र टपनी, टपनी मतलब होता है शुद्ध सोने के समान। इंद्रगोप, इंद्रगोप कहते हैं वीर बटुही को। वीर बटुही एक बरसात में निकलने वाला कीड़ा होता है, ये भी एकदम रेड कलर का होता है। और पद्म, पद मतलब कमल के समान। आलक्त, आलक्त मतलब होता है महावर। महावर क्या होता है? स्त्रियां जो पैर में रंग लगाती हैं, स्त्रियां जो पैर में रंग लगता है। तो स्त्रियां जो पैर में रंग लगाती हैं उसे महावर या आलक्त कहते हैं। गुंजा फल, गुंजा फल के समान। गुंजा फल के समान यानी कि गुंजा गुंगची होती है, रेड कलर की होती है, उसके समान शुद्ध रक्त बताया।
जबकि सुश्रुत के समान अगर शुद्ध रक्त देखा जाए किस प्रकार का होता है, तो सुश्रुत में भी इंद्रगोप के समान, और एक गुण इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बताया, असंहत। असंहत मतलब ना जमने वाला। अगर खून जम जाएगा तो फिर कोई जिंदा नहीं रहेगा। असंयत। नेक्स्ट है पांच भौतिक स्वरूप रक्त का। पांच भौतिक स्वरूप क्या है? तो रक्त के पांच भौतिक स्वरूप में सुश्रुत ने इसको बताया है। सुश्रुत ने बताया है रक्त जो होता है वो विस्र विस्र गंध, ये पृथ्वी महाभूत के कारण। पृथ्वी महाभूत के कारण विसर्गंध, जैसे ब्लड कहीं पर पड़ा होता है तो उसकी जो स्मेल होती है वो विसर्गंध कहलाती है। दूसरा, द्रवता। रक्त लिक्विड होता है, द्रवता ये जल महाभूत के कारण होता है। फिर है राग। राग मतलब जो लाल कलर का रेड होता है, लालिमा, वो अग्नि महाभूत के कारण होता है। और चौथा है स्पंदन। स्पंदन मतलब पल्सेशन, ये वायु महाभूत के कारण होता है। जैसे आप रेडियल आर्टरी, जब आप पल्स नापते हैं, हाथ रखते हैं वहां पर, तो आपको पल्सेशन फील होता है, तो वही स्पंदन होता है और वो वायु महाभूत के कारण होता है। और लघुता, रक्त में लघुता गुण जो पाया जाता है वो आकाश महाभूत के कारण। तो ये रक्त का पांच भौतिक स्वरूप काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, रक्त के क्षय वृद्धि के बारे में देखा जाए। रक्त क्षय लक्षण, और अगर बढ़ जाएगा तो वृद्धि लक्षण। रक्त क्षय लक्षण और रक्त वृद्धि लक्षण। तो रक्त अगर किसी व्यक्ति में क्षय हो जाएगा तो वो परुष, परुष मतलब उसकी स्किन जो है एकदम मुरझाई हुई सी लगेगी। स्फुटित, स्फुटित का मतलब है क्रैक्स जो पड़ जाते हैं, जैसे ओठ वगैरह फट जाते हैं ना, तो ब्लड की कमी होगी तो स्किन पे क्रैक्स पड़ जाएंगे। म्लान, एकदम मुरझाई हुई सी। और रूक्ष मतलब खुरदरी त्वचा होगी, तो ये लक्षणों वाली त्वचा होगी। इसके अलावा वो व्यक्ति अम्ल शीत प्रार्थना, अम्ल शीत प्रार्थना, तो जिसके अंदर रक्त क्षय हो जाएगा वो खट्टी और ठंडी चीजें खाने की इच्छा करेगा। खाने की इच्छा करेगा। और उसके जो सिराएं हैं, सिराओं में शिथिलता, सिरा शैथिल्य, क्योंकि सिराओं में क्या भरा होता है? खून भरा होता है। अब सिराओं में खून भरा है और खून ही उसके अंदर कम होगा, तो उसकी सिराएं ढीली पड़ जाएंगी, शिथिल हो जाएंगी। और वात प्रकोप, वात प्रकोप हो जाएगा।
अगर बढ़ जाएगा तब क्या होगा? तो अगर किसी के अंदर खून बहुत बढ़ गया हो तो उसके रक्तांग रक्तांग अच्छिताम, इसको अगर अलग अलग करके पढ़ा जाए तो रक्त प्लस अंग प्लस अच्छिता। तो अंग मतलब आर्गन, अच्छिता मतलब नेत्र, और रक्त मतलब लालिमा। तो उसकी नेत्र और अंग रक्तवर्ण के हो जाएंगे। और पीछे देखिए सिरा शिथिल हो गई थी यहाँ पर। जब रक्त बढ़ जाएगा तो सिरा पूर्णता, क्योंकि ब्लड बहुत ज्यादा भर गया है तो सिराएं एकदम भर जाएंगी, ये लक्षण हो जाए। इसके अलावा त्वक विकार, त्वक विकार में उस व्यक्ति के अंदर स्किन की जितनी बीमारी होती, जैसे विसर्प, विसर्प मतलब स्किन का सड़ना, विद्रति, कुष्ठ, वातरक्त, रक्त गुल्म, बहुत सारे आदि करके लिखते हैं। तो ये वृद्धि के लक्षण होंगे। नेक्स्ट, रक्तसार पुरुष देखा जाए। रक्तसार पुरुष जो होगा उसके शरीर में जितने भी अंग होंगे वो रक्तवर्ण के होंगे। उसके कान, अच्छे मुख, नोट सब रक्तवर्ण के होंगे। एक वर्ड है श्रीमद भ्राजशुणता, श्रीमद भ्राजशुणता, इसका मतलब होता है अंग जो है चमकदार होते हैं। इसके अलावा वो व्यक्ति मेधायुक्त, सुख समृद्धि वाला, सुकुमार, क्लेश सहन करने वाला, तो मेधायुक्त क्यों होगा? क्योंकि अगर किसी के अंदर रक्त अच्छा है तो यानी कि ऑक्सीजन अच्छा होगा, और ऑक्सीजन जो होगी वो ब्रेन तक जाएगी तो ब्रेन अच्छा फंक्शन करेगा तो मेधायुक्त हो जाएगा। सुख समृद्धि, क्योंकि अगर ब्लड अच्छा होगा तो फिर वो बीमार नहीं पड़ेगा तो कमाएगा खाएगा तो सुख समृद्धि वाला हो जाएगा। तो इन सब बातों को देख कर ही लिखा गया। तो ये रक्त धातु है। चलो बस आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम पर पढ़ते हैं।